नमस्कार छात्रों, आइए अपन प्रथम अध्याय का क्रमशः पैराग्राफ वाइज अध्ययन करते हैं। इसमें कोई दिक्कत होती है तो उसको अपन समझने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आप भी मेरे साथ साथ अपनी पुस्तक से ये अध्ययन करें ताकि हम शीघ्रता से आपके पाठ्यक्रम को पूर्ण कर पाएँ और आपको इस पाठ्यक्रम में प्रत्येक अध्याय में कहीं भी क्षणिक भी कोई परेशानी या समझ में न आने वाली स्थितियां नहीं बने। पढ़ते हैं छात्रों, आप भी साथ में पढ़ें। आपने माध्यमिक स्तर पर भूगोल का अध्ययन सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के एक घटक के रूप में किया। आप विश्व में उसके विभिन्न भागों के भौगोलिक तथ्यों से परिचित हैं। अब आप भूगोल का अध्ययन एक स्वतंत्र विषय के रूप में करेंगे तथा पृथ्वी के भौतिक वातावरण, मानवीय क्रियाओं एवं उनके अंतर प्रक्रियात्मक संबंध के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, अभी मैं आपको प्रथम दोनों लेक्चर्स में भूगोल और मानव के अंतर प्रक्रियात्मक संबंध के बारे में ही बता रहा था। छात्रों, आपने ये पहले बहुत अच्छी तरह से समझा है कि भौतिक पर्यावरण और मानवीय क्रियाएं दोनों अंतर संबंधित होती हैं। भौतिक वातावरण मनुष्य पर प्रभाव डालता है तो मानवीय क्रियाएं भी भौतिक वातावरण को प्रभावित करती हैं। इन दोनों के आपसी अंतर प्रभाव के कारण एक अंतर संबंधात्मक या अंतर प्रक्रियात्मक संबंध बन जाते हैं जो एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित होते हैं। यहाँ आप एक प्रासंगिक प्रश्न पूछ सकते हैं कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। यह बात महत्वपूर्ण है कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। बच्चों, मूल रूप से जब हमें पृथ्वी पर रहने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों, जिनमें मूल रूप से मनुष्य का अध्ययन करना है, तो मनुष्य को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा कारक प्राकृतिक पर्यावरण ही होता है। और प्राकृतिक पर्यावरण का अध्ययन करना प्राकृतिक पर्यावरण की विभिन्न विशेषताएं भूगोल के अध्ययन का ही रूप है। हमारा जीवन हमारे परिस्थान से अनेक रूपों से प्रभावित होता है। परिस्थान का मतलब जहाँ पर हम रहते हैं। हमने पहले अध्ययन किया है कि मनुष्य प्रकृति में विभिन्न अवस्थाओं में रहता है। समस्त ग्लोब पर एक जैसी दशाएं नहीं हैं, अलग अलग दशाएं हैं। उत्तर और दक्षिण की तरफ जाने पर यह प्रकृति की जो संरचना है, इसमें मरुस्थल भी है, इसमें पर्वतीय भाट भी हैं, इसमें वनीय आवरण भी है, इसमें नदी नाले समुद्र भी है और इसमें शीत मरुस्थल भी है। तो ये अलग अलग प्रकृति का जो आवरण है, उस आवरण में मनुष्य अलग अलग प्रकार से रहता है। तो हमारा जीवन हमारे परिस्थान से अनेक रूपों से प्रभावित होता है। हम निर्वाह के लिए अपने आसपास के संसाधनों पर निर्भर करते हैं। हमने बात की मनुष्य की आवश्यकताएं होती है, उनको पूर्ण करने वाले जो साधन होते हैं, उन साधनों को संसाधन कहा जाता है। संसाधन होते नहीं हैं। जिम्मरमैन जो विद्वान थे, जिम्मरमैन, उन्होंने ये महत्वपूर्ण बात की कि संसाधन होते नहीं हैं, बनाए जाते हैं, विकसित किए जाते हैं। ये संसाधन मनुष्य की बुद्धि बल के साथ में जुड़े हुए हैं, उनकी आवश्यकताओं के साथ में जुड़े हुए हैं। मनुष्य की जितनी आवश्यकताएं बढ़ती जाएंगी, वह उतने ही विभिन्न प्रकार के तत्वों को अपने उपयोग में लाएगा। जो तत्व मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम बनते जाएंगे, वे सभी तत्व संसाधन कहलाते जाएंगे। तो मनुष्य आसपास के संसाधनों पर निर्भर करता है।
आदिम समाज अपने भरण पोषण के लिए प्राकृतिक निर्वाह संसाधनों जैसे पशुओं एवं खाद्य पौधों पर आश्रित था, क्योंकि उसकी आवश्यकताएं केवल भरण पोषण तक ही सीमित थी। अतः उसकी संसाधनों के उपयोग लेने की क्षमता भी अल्प थी। समय बीतने के साथ हमने तकनीकों का विकास किया, यानी मनुष्य ने अपनी बुद्धि बल का विकास किया, कार्यक्षमता का विकास किया और नई नई टेक्नोलॉजी, तकनीकें, मशीनरी और कल कारखानों का विकास किया, जिससे जो प्राकृतिक तत्व हैं उनका रूप परिवर्तित करके बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी संसाधनों के रूप में उनको काम लेने लगा। तो समय बीतने के साथ हमने तकनीकों का विकास किया तथा प्राकृतिक संसाधनों यथा भूमि, मृदा, जल का उपयोग करते हुए अपना आहार उत्पादन प्रारंभ किया। मनुष्य ने भूमि में परिवर्तन किया, मृदा और जल के उपयोग के तरीकों में परिवर्तन किया और खाद्य उत्पादन की विधियों में परिवर्तन किया। कृषि की उन्नत विधियाँ, उन्नत बीज, उन्नत तकनीकें उनका उपयोग किया, जिससे उसके उत्पादन में बहुत ही वृद्धि संभव हुई। हमने अपने भोजन की आदतों एवं वस्त्रों को मौसमी दशाओं के अनुरूप समायोजित किया। मौसमी दशाओं के अनुरूप आदतों और वस्त्रों को देखिए, मनुष्य का जीवन प्रकृति के साथ बहुत ही घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है। जो इस उष्ण कटिबंध में रहने वाले मनुष्य की आदतें, उनके वस्त्र और उनके जीवन का तरीका है, वो इन ध्रुवों पर रहने वाले लोगों में नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पर पिग्मी, यहाँ पर बुशमैन जनजाति निवास करती हैं, बहुत ही उष्ण और बहुत ही ऊंचे पर्वत वनीय क्षेत्रों में। यहाँ पर पेड़ों के ऊपर रहने वाली छोटे कद की, नाटे कद की जनजाति पिग्मी होती है, जिनका जीवन काल पूर्ण रूप से 40 वर्ष में ही सिमट जाता है। साथ ही इनका लगभग अधिकतम जीवन है वो ऊंचे वृक्षों के ऊपर ही बीतता है, क्योंकि वृक्षों की यहाँ पर इतनी ज़्यादा सघनता होती है कि जिससे सूर्य का प्रकाश भी धरातल पर नहीं पहुँच पाता। तो इनके जीवन, इनकी आदतें और इनकी आवश्यकताएं होती है वो भिन्न होती हैं। इसकी तुलना में इसके पास ही जो मरुस्थल है, इन मरुस्थलों में रहने वाली जो जनजाति जिसमें बुशमैन है, ये बुशमैन है, ये निर्जन, जीव रहित, वनस्पति रहित मरुस्थलों में निवास करती है। शिकारी जनजाति हैं, शिकार करके अपना जीवन यापन करती है। चूँकि मरुस्थल है इसलिए संसाधनों का अभाव है, इसलिए ये प्रायः चमड़े के वस्त्रों का उपयोग करती हैं और अन्यथा ये निर्वस्त्र ही जीवन यापन करती है। इसकी तुलना में इन ध्रुवों पर रहने वाली जो एस्किमो जनजाति है, वह लगातार शीत क्षेत्र, शीत प्रदेश, बर्फीले आवरण में रहने के कारण बहुत ही फर वाले कपड़े जो चमड़े के पशुओं के खालों से बनाए जाते हैं उनका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो समस्त ग्लोब पर रहने वाले जितने भी मनुष्य हैं, मनुष्य के रूप हैं, जीवन का रूप है, उनके सबके आदत, उनका व्यवहार, उनकी आवश्यकताएं, उनका आहार और उनके वस्त्रों का तरीका उन क्षेत्रों की मौसमी और जलवायु दशाओं के अनुरूप ही होता है। ध्यातव्य है कि प्राकृतिक संसाधन आधार, तकनीकी विकास, भौतिक वातावरण के साथ अनुकूलन और उसका परिष्करण, सामाजिक संगठन तथा सांस्कृतिक विकास में विभिन्नता पाई जाती है। देखिए बच्चों, जो हमने बात की थी, यानी समस्त ग्लोब पर एक समान दशाएं नहीं हैं। जब एक समान प्राकृतिक दशाएं नहीं हैं तो एक समान मानवीय विकास भी नहीं है। प्राकृतिक दशाओं के साथ मनुष्य के विकास का बहुत ही घनिष्ठ अंतर संबंध है। जिस प्रकार से प्राकृतिक दशाएं बदलती हैं,
मनुष्य का विकास भी प्रभावित होता है। और जिन क्षेत्रों में प्राकृतिक दशाएं मानव के विकास के लिए सर्वाधिक अनुकूलन होती है, वहीं पर मनुष्य का सर्वाधिक विकास भी संभव होता है। इसलिए प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार, तकनीकी विकास भौतिक वातावरण के साथ बहुत ही अनुकूलित और समायोजित रूप में होता है। जैसी प्राकृतिक दशाएं होती है उसी प्रकार से मनुष्य का विकास पाया जाता है। भूगोल के एक छात्र के रूप में आपको धरातल पर विभिन्नता वाले सभी सत्यों के विषय में जानने के लिए उत्सुक होना चाहिए। यही बात हम कर रहे थे कि इस ग्लोब पर विभिन्नताएं अधिक पाई जाती हैं, कहीं पर भी समानता नहीं होती है, क्योंकि बच्चों प्रकृति खुद परिवर्तनशील है। प्रतिक्षण परिवर्तन होता है। जब पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है उसी प्रकार पृथ्वी की आंतरिक क्रियाओं में भी परिवर्तन होता है। धरातल पर विभिन्न प्रकार के स्वरूपों का आंतरिक और बहिर्जात दोनों क्रियाओं के माध्यम से परिवर्तन होता रहता है। कोई भी रूप स्थिर नहीं है। ऊंचे पर्वत होते हैं, यह भी धीरे धीरे कटते जाते हैं और नीचे महासागरीय भागों में जमा होते जाते हैं। तो ये पर्वत कटकर बहुत लंबे समय अंतराल के बाद में महासागरों में जमा हो जाते हैं, महासागर बढ़ जाते हैं और फिर आंतरिक क्रियाओं से एक नवीन स्थल रूपों का निर्माण होता है, जिसमें भूकंप, ज्वालामुखी जैसी बहुत सारी आकस्मिक पैदा होने वाली आपदाएं, क्रियाएं, बल भी शामिल होते हैं। इसलिए बच्चों पृथ्वी पर कोई चीज़ स्थिर नहीं है, वास्तविक आकार में नहीं है, उनमें परिवर्तन होता रहता है। यह परिवर्तन बहुत ही लंबे समय अंतराल में होता है, हमें महसूस नहीं होता शीघ्र, लेकिन होता है। प्रत्येक का जीवन काल होता है। इसलिए आप विविध प्रकार की भूमि एवं लोगों से परिचित हैं, फिर भी समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को समय में रुचि रखते होंगे। समय के साथ परिवर्तन होते रहते हैं। पृथ्वी पर सभी चीज़ें, वस्तुएं, आकार, स्थल रूपों का आकार रूप बदलता रहता है। भूगोल आपको विविधता समझने तथा समय व स्थान के संदर्भ में ऐसी विभिन्नताओं को उत्पन्न करने वाले कारकों की खोज करने की क्षमता प्रदान करता है, जिससे आप में मानचित्र में परिवर्तित गोलक, जिसको अपन ग्लोब कहते हैं, ये ग्लोब को समझने एवं धरातल के दृश्य ज्ञान की कुशलता विकसित होती है। यानी इस ग्लोब यानी पृथ्वी का ये जो रूप है ग्लोब होता है, इस ग्लोब पर मूल रूप से पृथ्वी पर होने की बात है कि पृथ्वी पर किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं और उन परिवर्तनों का मानव के साथ किस प्रकार से अंतर संबंध है। आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक जिसे भौगोलिक सूचना तंत्र GIS ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS भौगोलिक सूचना तंत्र संगणक मानचित्र कला, कंप्यूटर कार्टोग्राफी के रूप में प्राप्त ज्ञान एवं कुशलता आपको राष्ट्र स्तरीय विकास में योगदान करने की योग्यता से लैस करती है। देखिए बच्चों, ये नवीनतम विधियां हैं जिससे हम विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का संकलन करके उसका विशद अध्ययन कर सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया था जैसे जैसे मनुष्य विकसित होता जाता है उसके बुद्धि बल के कारण वो विभिन्न प्रकार के नए आयामों का स्थापन करता है और उसमें ये GIS, GPS, रिमोट सेंसिंग, कंप्यूटर कार्टोग्राफी जैसी बहुत सारी तकनीकें हैं जिनसे वो बहुत ही विशद और आधुनिक तरीके से पृथ्वी की सतह का अध्ययन संभव करते हैं। अब आप अगला प्रश्न पूछना चाहेंगे कि भूगोल क्या है? भूगोल क्या है? यह बातें हमने पहले ही अध्ययन की हैं कि बच्चों भूगोल धरातल के सतह का
अध्ययन है, लेकिन उस सतह पर रहने वाला मूल प्राणी मनुष्य या मुख्य प्राणी जो मनुष्य है उसको प्रभावित करने या उसको प्रकृति के साथ अंतर संबंधित करते हुए विभिन्न प्रकार की भौतिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो भूगोल में उन्हीं क्रियाओं को विशद रूप में, समाकलित रूप में अध्ययन किया जाता है। आप जानते हैं कि पृथ्वी हमारा आवास है, क्योंकि मनुष्य पृथ्वी पर निवासित है। यह पृथ्वी पर रहने वाले अन्य छोटे बड़े प्राणियों का भी आवास है। पृथ्वी की सतह एक रूप नहीं है, पृथ्वी की सतह कभी एक रूप हो ही नहीं सकती। ऊंचे पर्वत है, सागरमणीय क्षेत्र है, तो सागर और महासागर, नदी, झीलें और खाइयाँ भी हैं। इनके भौतिक स्वरूप में भिन्नता होती है। यहाँ पर्वत भी है, पहाड़ियाँ भी हैं, घाटियाँ भी हैं, मैदान भी हैं, पठार, झील, समुद्र, रेगिस्तान, वन और उजाड़ बंजर क्षेत्र भी मिलते हैं। इसलिए समस्त पृथ्वी पर एक जैसा वातावरण, एक जैसा भौगोलिक रूप होना संभव नहीं है। यहाँ सामाजिक और सांस्कृतिक तत्वों में भी भिन्नता पाई जाती है। बच्चों, इसका हमने बहुत ही पहले अध्ययन किया था कि प्राकृतिक दशाएं और मनुष्य बहुत ही घनिष्ठ रूप से अंतर संबंधित है। जिस प्रकार की प्राकृतिक दशाएं होती हैं, मनुष्य को उन्हीं दशाओं के अनुकूल अपना जीवन यापन करना पड़ता है। तो मनुष्य उन्हीं दशाओं के अनुकूल उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए अपने लिए आवश्यकता पूर्ति की साधनों का जुगाड़ करता है। अतः यहाँ पर सांस्कृतिक स्वरूप और सामाजिक स्वरूप प्राकृतिक दशाओं से बहुत ही घनिष्ठ रूप से अंतर संबंधित होते हैं। बच्चों, सामाजिक तथा सांस्कृतिक तत्वों में भी भिन्नता पाई जाती है, जो सांस्कृतिक विकास की पूर्ण अवधि में मानव द्वारा सर्जित गांवों, नगरों, सड़कों, रेलों, पत्तनों, बाजारों और अन्य ना जाने कितने विकास के आयामों से संबंधित मानव जनित अन्य कई तत्वों के रूप में विद्यमान है। जैसे जैसे मनुष्य का बुद्धि बल बढ़ता गया, उसने बहुत सारी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के साधनों का, उपकरणों का, तत्वों का निर्माण किया और यह सभी तत्व उसके निवास क्षेत्र के पर्यावरण के साथ बहुत ही घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। बच्चों, आगे के पैराग्राफ अपन कल की कक्षा में डिस्कस करेंगे। इसको आप घर पर वापस पढ़ते रहें। आपके पास पुस्तकें उपलब्ध होंगी, उससे आप पढ़ें। आपको कहीं दिक्कत आती है, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मुझे बताएं किस तरह से आपको दिक्कत आ रही है, तो उसका निवारण हम करें। धन्यवाद।